Hello, my dear friends of 10th standard English medium. Once again, welcome back to my class of social science. And this is going to be the last lecture of chapter number 10, India Agriculture. और इस चैप्टर में आज हम ये तीन पॉइंट्स की डिस्कशन करने वाले हैं. सबसे पहला है ग्रीन रेवोल्यूशन. सेकेंड वन इज रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी. Okay, and the last point is going to be impact of globalization on Indian agriculture. अब आपको ध्यान रखना है कि ये तीनों पॉइंट्स के लिए शॉर्ट नोट्स एग्जाम में आ सकती है, या तो शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से इसको हमें पढ़ना है. ओके, एंड योर टॉपिक, द फर्स्ट वन, ग्रीन रेवोल्यूशन. ओके, दैट स्टार्ट्स ऑन पेज नंबर 86. टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 86 से हमें पढ़ाई करना है. ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली क्या होता है उसके बारे में देखेंगे. इसका भी आंसर बहुत इजी है क्योंकि पॉइंट वाइज ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में दिया गया है. व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन, एक्सप्लेन इन डिटेल. अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है उसका जवाब है. पढ़ते हैं पेज नंबर 86 से. ग्रीन रेवोल्यूशन. ग्रीन रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन अवर कंट्री इन द डेकेड ऑफ 1960. ये पहला ही स्टेटमेंट बहुत ही रिमार्केबल है. 1960 का डेकेड जो था, डेकेड यानी कि 10 सालों का पीरियड, ठीक है, उस समय के दौरान ग्रीन रेवोल्यूशन की इंडिया में शुरुआत हुई थी. ओके, ग्रीन रेवोल्यूशन का अगर ट्रांसलेशन करना है तो हिंदी में हम कह सकते हैं हरी क्रांति. अब ऑब्वियसली एग्रीकल्चर से रिलेटेड वर्ड है. ठीक है, एग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत ही रेवोल्यूशनरी बदलाव आते हैं, उसी को ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है. क्योंकि 1960 से पहले जो हमारा एग्रीकल्चर था वो बहुत ही ट्रेडिशनल टाइप का और बहुत ही बेसिक लेवल का था. सो विद द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑब्वियसली देयर वाज अ रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर. 1960 के डेकेड में जो बदलाव आए थे और उसमें हमने टेक्नोलॉजी का भी भरपूर उपयोग किया था. ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट का एफर्ट्स तो शामिल है ही, लेकिन जो हमारे फार्मर्स थे उनका भी एफर्ट्स है इसमें शामिल. तो उसी को ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है. ठीक है, सो इट टुक प्लेस इन आवर कंट्री इन द डेकेड ऑफ 1960. बट बिफोर दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन देयर वाज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स इन आवर कंट्री. जैसा मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर पहले बहुत ही ट्रेडिशनल वे से होता था, प्लस फूड ग्रेन्स, ठीक है, जिसकी बहुत डिमांड रहती है हमारी कंट्री में. पहले से पॉपुलेशन हमारे देश में ज्यादा है. ठीक है, तो ऑब्वियसली डिमांड रहती है, तो डिमांड पूरी नहीं हो पाती थी, इसलिए उसकी शॉर्टेज रहती थी. इसलिए जो खाने पीने के जो फूड ग्रेन्स यानी कि जो चीजें होती है कोई भी फूड से रिलेटेड, तो उसको बाहर से मंगवानी पड़ती थी. ओके, एन एग्रेरियन कंट्री हैड टू इंपोर्ट फूड ग्रेन्स. एक बहुत ही जिसको कह सकते हैं कि अनफॉर्चुनेट स्टेटमेंट है ये, कि एग्रेरियन कंट्री होने के बावजूद भी फूड ग्रेन्स की बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था. एग्रेरियन कंट्री यानी वो वाला कंट्री जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, लेकिन उसके बावजूद भी बाहर से हमें फूड ग्रेन्स मंगवाने पड़ते थे क्योंकि डिमांड में कमी होती थी. द कंट्री वॉज स्ट्रगलिंग अगेंस्ट सच डिपेंडेंट कंडीशन. ओके, तो ग्रीन रेवोल्यूशन इसलिए लाना पड़ा हमें कि एटलीस्ट चलो हम कुछ एक्सपोर्ट ना कर पाए, लेकिन कम से कम फूड ग्रेन्स का जहां तक सवाल है वो तो हमारे देश में ही होना चाहिए, और हमारे देश की डिमांड पूरी हो सके उतना तो होना ही चाहिए. दैट वाज द पर्पस टू इंट्रोड्यूस द ग्रीन रेवोल्यूशन इन आवर कंट्री. द फर्स्ट पॉइंट ऑन पेज नंबर 87 नाउ. The extraordinary increase in the agricultural production because of improved seeds, increased use of chemical fertilizers, intense efforts of the farmers, widespread arrangement of the electricity distribution, improved facilities in irrigation, etc. is known as Green Revolution. बहुत ही important पूरा sentence है ये. Green Revolution में क्या क्या चीजें शामिल हैं उसका यहाँ पे लिखा गया है. तो ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन, तो उसका डायरेक्ट आंसर भी यही है कि किसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन कहेंगे. तो उसको मैं अब आपको हिंदी में समझाऊंगा इंग्लिश में पढ़ने के बाद. ठीक है, तो
इम्प्रूव्ड सीड्स का उपयोग बढ़ाना, एंड देन इंक्रीज्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, पहले के मुकाबले ज्यादा मात्रा में केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करना, इंटेंस एफर्ट्स ऑफ द फार्मर्स का एफर्ट भी बढ़ना, यानी उनके एजुकेशन में भी ऑब्वियसली इम्प्रूवमेंट हुआ था, एंड देन वाइड स्प्रेड अरेंजमेंट फॉर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आप लोग शायद जानते ही होंगे कि पहले के जमाने में इलेक्ट्रिसिटी की भी समस्या थी हमारे देश में, खास करके गांव में, और फार्मर को इफेक्टिव ढंग से अगर फार्मिंग करना है, और जो एरिया में पानी नहीं पहुंचता है, बारिश ठीक से नहीं हो रही है, वहां पे इरिगेशन के जरिए अगर पानी पहुंचाना है खेतों में, ठीक है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। तो वो इलेक्ट्रिसिटी का अवेलेबिलिटी जो है जहां तक हो सके प्रोवाइड करवाया गया। पहले, इससे पहले बहुत पुअर कंडीशन थी, तो ऑब्वियसली उसकी हम बात नहीं कर सकते हैं। Earlier farmers were totally dependent on rains only. In case if the rain was good, then the harvesting will be good. But in case if there was no rain or less amount of rain, then the irrigation facility could be provided with the help of electricity only. Okay? तो वो भी arrangement किया गया। Second point, main objective of the Green Revolution was to increase agricultural production. ठीक है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाना, यही मेन ऑब्जेक्टिव ग्रीन रेवोल्यूशन का था। फार्मर्स वर एनकरेज्ड टू यूज केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स मोर। आगे जैसे हम देख चुके हैं कि पहले के मुकाबले केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग बढ़ा, इंसेक्टिसाइड्स जो खेती को नुकसान करने वाले जो जीव जंतु हैं उसको मारने के जो दवाइयां होती है वो भी केमिकल से बनती है, उसका भी उपयोग बढ़ा। दिस लेड टू अटेन द टारगेट टू इंक्रीज द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। इसकी वजह से एग्रीकल्चरल का जो उत्पादन है वो भी बढ़ा, और साथ में इंडस्ट्रीज का भी थोड़ा सा ग्रोथ होता ही है, जैसे कि केमिकल फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स जो है वो केमिकल इंडस्ट्रीज में उसका प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो एक तरह से देखा जाए तो इंडस्ट्रियल यूनिट्स भी थोड़े बहुत बड़े, एग्रीकल्चरल रिलेटेड इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो है उनकी भी संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। हालांकि ये चीज लिखी नहीं गई है, but this is a kind of general concept that I am explaining you for your general knowledge. Okay. Next point is there has been a record production of wheat and paddy due to green revolution. अब ये 10 सालों की अगर हम बात करें तो 1960 से 1970 यानी 1960 to 1970 के बीच का जो 10 साल का पीरियड था उसमें व्हीट और पैडी जो कि हमारे स्टेपल डाइट्स हैं और हमें इंडियन पॉपुलेशन को उसकी बहुत जरूरत पड़ती है, तो उसका रिकॉर्ड ब्रेक का उत्पादन हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन इतना इफेक्टिव था हमारा। ओके, देन वंस ड्रॉट वाज हैजार्ड ऑफ रेगुलर इंटरवल इन इंडिया, इट्स एडवर्स इफेक्ट आर नॉट सीन आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन। ओके, पहले जैसे मैं आपको ऑलरेडी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि पहले सिर्फ बारिश के ऊपर डिपेंड करता था इंडियन फार्मर, ठीक है, और इसलिए ड्रॉट की सिचुएशन अगर आ गई, फेमाइन या ड्रॉट, सूखा पड़ना जिसको बोलते हैं हिंदी में, ओके, बारिश नहीं हो रही है और पानी नहीं मिल रहा है, तो इसका बहुत ही भयानक असर होता था खेती के ऊपर, और ऑब्वियसली उसकी वजह से जो अपना फूड पका के खुद खाते थे वैसे परिवार जो है, ठीक है, दे स्टार्टेड सफरिंग फ्रॉम स्टारवेशन इन द अर्लियर टाइम्स। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद ड्रॉट का असर तो पड़ता था, लेकिन इतना एडवर्स नहीं जितना पहले हुआ करता था। कुछ ना कुछ एटलीस्ट अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के इंतजाम जो है वो तो हो ही जाते थे। अप टू दैट लेवल ऑफ इंप्रूवमेंट वाज डेफिनेटली सीन आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन। ओके, okay, due to the buffer stock of food grains, the conditions of drought of scarcity are faced conveniently. Scarcity यानी कि बाजार में फूड ग्रेन्स की कमी होना, उसको scarcity कहते हैं। तो गवर्नमेंट ने एक ऐसा फूड ग्रेन्स का बफर स्टॉक बनवाया जिसकी वजह से वो scarcity जो है वो थोड़ी बहुत उसमें राहत मिली। बफर स्टॉक उसके बारे में हम 10th स्टैंडर्ड में आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि बफर स्टॉक वो होता है जो गवर्नमेंट के पास होता है, जिसमें गवर्नमेंट फूड ग्रेन्स की खरीदारी जो है वो फार्मर्स के पास से करते हैं। उसका एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस रहता है,
वो प्राइस दे के वो फार्मर्स के पास से सारे फूड ग्रेन्स जो है वो खरीद लेता है। तो वो गवर्नमेंट को खरीदना इसलिए पड़ता है बिकॉज सर्टेन परसेंटेज ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, उनको बाजार में जाकर नॉर्मल प्राइस में फूड ग्रेन्स खरीदने की उनकी कैपेसिटी नहीं होती है। इसलिए 10th स्टैंडर्ड में ये चीज आगे भी इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि आने वाले चैप्टर में एक्चुअली हमें पढ़ना है कि जब भी ऐसी स्कैर्सिटी हो जाती है, खास करके या तो फिर ऐसे परिवार जो बिलो पॉवर्टी लाइन जी रहे हैं उनको फूड ग्रेन्स सस्ते दामों में प्रोवाइड करना, जो लो प्राइस राशन की जो दुकानें होती है, शायद अगर आपने देखी हो, उनके पास राशन कार्ड भी होना जरूरी है, तो उसके जरिए वो वहां से फूड ग्रेन्स खरीद सकते हैं। तो एक्चुअली वो बफर स्टॉक जो है वो ऐसी राशन की दुकानों पर, जो कि पूरे इंडिया में बहुत सारी हजारों की संख्या में है, तो उनको गवर्नमेंट वो प्रोवाइड करती है एंड दे गेट सच फूड ग्रेन्स एट अ वेरी वेरी चीप रेट। मान लो कि 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, ये इसका कुछ ऐसा कुछ प्राइस रहता है जिससे एटलीस्ट जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन, बहुत ही गरीब लोग हैं, ठीक है, एटलीस्ट उनकी बेसिक नीड्स जो है खाने पीने की जो समस्या है वो हल्की हो जाए। ठीक है, तो ये बफर स्टॉक रखना जब से गवर्नमेंट ने शुरू किया ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान, उसके बाद एटलीस्ट बेसिक नीड्स फुलफिल करने की समस्या फिर बाद में इंडियन पॉपुलेशन को नहीं आई। ओके, नेक्स्ट वन इज द सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स इज अ लैंडमार्क ऑफ हिस्टोरिक अचीवमेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो सेल्फ सफिशिएंसी, जिसको आजकल आप लोग ये वर्ड सुनते होंगे बार बार, आत्मनिर्भर, इसी का इंग्लिश यानी ट्रांसलेशन है सेल्फ सफिशिएंसी। ठीक है, तो एक्चुअली इस तरह से हमारा देश आत्मनिर्भर बन गया, एटलीस्ट हमारी बेसिक नीड्स को पूरी करने के मामले में। तो तब से जाके एक हिस्ट्री में ये सारी बातें हमें इसलिए जरूरी पड़ता है, क्योंकि पढ़ना इसलिए जरूरी पड़ता है क्योंकि पुरानी बातों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दैट इज द रीजन व्हाई वी हैव टू स्टडी हिस्ट्री। और इसी बात को हमने आगे कैरी फॉरवर्ड भी किया है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन उस जमाने में शुरू हुआ था वो अभी भी हम समझ सकते हैं कि वो अभी भी चल रहा है। ओके, टुडे द प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स हैज इंक्रीज्ड एंड द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस एंड अदर सीरियल्स हैज डिक्रीज्ड। आज का अगर हम सिचुएशन देखेंगे, ठीक है, तो कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, पल्सेस और सीरियल्स का प्रोडक्शन थोड़ा सा कम होता जा रहा है with the repetition of the same crop. Okay, farmers generally ऐसा टेंडेंसी देखा गया है कि वो सेम क्रॉप को रिपीट करते हैं, खास करके ऐसे क्रॉप जिसकी वजह से उनको आमदनी हो सकती है, खास करके कैश क्रॉप्स। कॉटन है, जूट है फॉर एग्जांपल, ये कैश क्रॉप्स है जिसको बाजार में बेच के उनको अच्छी खासी आमदनी होती है। ठीक है, तो जब उनको अच्छी इनकम होती है तो वही क्रॉप को अपनी जमीन के अंदर वो रिपीट करते हैं। एक बार उसका हार्वेस्टिंग हो गया, उसके बाद वही क्रॉप लिया जाता है, फिर उसका दोबारा हार्वेस्टिंग होने के बाद उसको बेचा जाता है, देन अगेन द सेम क्रॉप इज गेटिंग रिपीटेड ओवर एंड ओवर। लेकिन आइडियली अगर लॉन्ग टर्म के बारे में सोचा जाए तो क्रॉप का रोटेशन करना वो भी बहुत जरूरी पड़ता है। हम आगे ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि जमीन का फर्टिलिटी अगर मेंटेन करना है, ओके, तो क्रॉप्स को बदलना बहुत जरूरी है ताकि नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो जमीन में इंफ्यूज हो पाए, और वो नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो पल्सेस और सीरियल्स को उगाने से ही पर्याप्त हो सकती है जमीन को, और इससे फर्टिलिटी बढ़ती है जमीन की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक ड्रॉबैक है कि कुछ फार्मर्स के बात का पता नहीं होता है शायद, या तो फिर पता होने के बावजूद भी इतना वो ज्यादा केयर नहीं लेते हैं और कैश क्रॉप का वो रोटेशन करते, मीन्स रेपिटेशन करते रहते हैं ताकि उनको आमदनी हो पाए। ओके, टू रीच द स्टेज वेयर द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव प्रोग्रेस्ड यूजिंग बेटर टेक्नोलॉजी इन एग्रेरियन फील्ड, वी विल हैव टू बी रेडी फॉर नेक्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन का ये पहला स्टेज था, 1960s का डेकेड। दूसरा स्टेज में अगर हमें पहुंचना है तो जो कंट्रीज आगे हैं एग्रीकल्चर में, जो कंट्रीज एडवांस लेवल पे है, ठीक है, जो भरपूर टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं,
उनके साथ कदम हमें मिलाने पड़ेंगे। मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ, टेक्स्ट बुक में नहीं दिए, बट आई एम जस्ट गिविंग यू द काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स दैट आई हैव इन माई नॉलेज। तो इजराइल का अगर हम एग्जाम्पल लेंगे तो एक ऐसा कंट्री है, हालांकि छोटा सा कंट्री है, लेकिन वहां पे बारिश नहीं होती है, फिर भी वो कंट्री में एग्रीकल्चर जबरदस्त होता है और उसमें वो लोग टेक्नोलॉजी का बहुत उपयोग करते हैं। आपने शायद ये टेक्नोलॉजी का नाम सुना होगा, ड्रिप इरिगेशन मेथड, ठीक है। तो उसमें ये उनका ही इन्वेंट किया गया एक टेक्नोलॉजी है जिसमें पानी का बिल्कुल वेस्ट किए बगैर ड्रॉप्स के जरिए क्रॉप्स को, खेतों में पानी पहुंचाया जाता है। जितना उसको जरूरी है बिल्कुल उतना ही पानी खेतों में पहुंचाया जाता है क्रॉप्स को। ऐसी एक सिस्टम है, ठीक है, उसको ड्रिप इरिगेशन फैसिलिटी कहते हैं, जो इजराइल ने इन्वेंट की थी। उसके अलावा दूसरे भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जो रास्ते हैं वो उन्होंने इम्प्लीमेंट किए। सिमिलरली इन केस इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में एग्रीकल्चर बहुत भारी मात्रा में होता है और काफी बड़ा कंट्री है, हमारे से लगभग 2.5 गुना बड़ा कंट्री है, तो उनके पास जमीन बहुत है, बट एट द सेम टाइम they also have the educated manpower, educated farmers and the latest technology also। इसकी वजह से चाहे बारिश हो या ना हो, जैसे भी करके इरिगेशन के जरिए और टेक्नोलॉजी के जरिए अपनी जमीन को भी नुकसान किए बगैर वो एग्रीकल्चर का मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। ओके, सो दैट वाज इट अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशन। और अब हम हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है उसके ऊपर आगे बढ़ते हैं, दैट इज रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर का कितना योगदान है उसके बारे में हम अब पॉइंट वाइज पढ़ने वाले हैं। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन, हमारे देश का मेन ऑक्यूपेशन है। द प्रेशर विथ which India had at the time of independence is now reduced somewhat। जब इंडिया आजाद हुआ 1947 में, तो इंडिपेंडेंस ऑब्वियसली उस वक्त जो प्रेशर था हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर, या तो लोगों के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, वो कुछ हद तक हल्का जरूर हुआ है, क्योंकि अब हमें पता चल गया सबसे पहली बात कि देश को किस तरह से चलाना है। तो देश को चलाने के लिए ऑब्वियसली सभी का योगदान होना वो जरूरी है, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट की बात हो। ओके, और सभी का योगदान है, हमें गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसको एडहियर करते हुए हमारे बेसिक नीड्स जो है हम हमारे में से ही पूरी कर पाए। दैट सॉर्ट ऑफ दैट लेवल ऑफ लाइक अचीवमेंट दैट वी हैव अचीव्ड सो फार, उतना तो हमने प्राप्त कर ही लिया है। ओके, हाउएवर इट स्टिल हैज इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन इंडियन इकोनॉमी। ओके, एग्रीकल्चर का एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन जो है इंडियन इकोनॉमी में वो है। पहला पॉइंट है, इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। बहुत इजी पॉइंट है कि जितनी भी जनसंख्या है हमारी, उससे आधी, यानी कि टोटल जनसंख्या में से आधी पॉपुलेशन को एग्रीकल्चर से एम्प्लॉयमेंट मिलता है। यानी कि इन केस इफ वी टॉक अबाउट आवर पॉपुलेशन ऑफ 130 करोड़ अप्रोक्सीमेटली राइट नाउ, ठीक है, तो उसका आधा अगर हम कर देंगे तो वो हो गया 65 करोड़। ठीक है, अब ये एक रफ एस्टिमेट है, एक्चुअली मैं इसमें तो हमें आइडियली ये गिनना चाहिए कि जो काम करने वाली पॉपुलेशन है उसकी आधी पॉपुलेशन जो है वो टोटली एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज एग्रीकल्चर होल्ड्स अबाउट 17% ऑफ द टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जिसको जीडीपी कहते हैं हम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, उसका 17% हिस्सा एग्रीकल्चर में से आता है। हालांकि ये कम कह सकते हैं हम, क्योंकि पॉपुलेशन आधी है जो एग्रीकल्चर में रुकी हुई है काम करने के लिए, और इस तरह से देखा जाए तो प्रोपोर्शनेटली जीडीपी में भी एग्रीकल्चर का आधा हिस्सा होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी ये एक अच्छा खासा परसेंटेज है, 17% योगदान जीडीपी में एग्रीकल्चर का है। नेक्स्ट वन इज पैडी, व्हीट, ऑयल सीड्स, cotton, jute, sugarcane, tobacco, potatoes are major agricultural production of India. Much foreign exchange is earned from their export. यहाँ पे जितने भी
एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लिखे हैं उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं, यानी हमारी डिमांड पूरी हो जाने के बाद जो सरप्लस रहता है उसका एक्सपोर्ट होता है और उसके जरिए अच्छी खासी फॉरेन एक्सचेंज हम कमा सकते हैं। ठीक है, देन कम्स इंडिया रैंक सेकंड इन द वर्ल्ड इन एग्रेरियन प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्शन में इंडिया का वर्ल्ड में सेकंड नंबर आता है। ठीक है, देन कम्स industries like cotton, textile, sugar, paper, oil, etc., as well as the industries regarding the food processing, get their raw material from agricultural products only. ठीक है, जो कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी है जो एग्रीकल्चरल प्रोग्रेस की वजह से आगे बढ़ पाई है। शुगर है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो उसका रॉ मटेरियल जो है खेतों में पकता है, शुगर केन, उसी से शुगर बनता है। एंड देन कॉटन, जिसका बार बार मैं एग्जांपल आपको देता हूं, तो जो कपड़ा बनता है तो उसका रॉ मटेरियल कॉटन है, वो भी खेतों में पकता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर के साथ साथ उसका विकास होने की वजह से इंडस्ट्रीज का भी डेवलपमेंट हुआ है। ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड टू द पीपल ऑफ इंडिया। ये सबसे बड़ा और अहम और बहुत ही बेसिक लेवल का पॉइंट है कि लोगों को खाना मिलता है। ठीक है, तो वो एग्रीकल्चर की बदौलत मिलता है। और हर एक देश में थोड़ा सा लाइक वेरिएशन उसमें हो सकता है कि कंट्रीब्यूशन कितना है, उसका परसेंटेज वाइज वेरिएशन जरूर हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट अपना फूड का रिक्वायरमेंट पूरी करने तक का एग्रीकल्चरल प्रोग्रेस तो हर एक देश को करना ही पड़ता है। ठीक है, क्योंकि खाना जो है वो हमारी एक बेसिक नीड है। ठीक है, अगर वही हमारे देश में हम नहीं पका पाते हैं तो इट मीन्स दैट वी आर वेरी लार्जली डिपेंडेंट ऑन आवर इंपोर्ट। और वैसा कंट्री जो अपने देश में अपना खुद का खाना भी नहीं पका सकता है तो उसका ग्रोथ नहीं हो सकता है, क्योंकि खाने पीने की चीजें भी अगर उनको इंपोर्ट करनी पड़े अपने देश में तो उसका मतलब साफ है कि जितना भी इनकम है उसका बहुत बड़ा हिस्सा उनका इंपोर्ट करने में ही खर्च हो जाता है। सो ऑब्वियसली इस लॉजिक से देखा जाए तो ऐसे कंट्री का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है जो खाने पीने की अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो भी पूरी नहीं कर पाता है। ठीक है, द इंडियन कॉन्ट्रीब्यूशन इज नॉट कंसिस्टेंट इन द वर्ल्ड एग्रीकल्चरल मार्केट बिकॉज ऑफ इरेगुलर एंड अनसर्टेन रेन एंड इनएडिक्वेट फैसिलिटीज ऑफ इरिगेशन। अब ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का इंडिया का एग्रीकल्चर में, वो एक अच्छा खासा है, लेकिन एक जनरल कॉन्सेप्ट हमें समझाया गया है। ओके, इनकंसिस्टेंट है। कई बार इवन आज के जमाने में भी भले ही हमने टेक्नोलॉजी का अच्छा खासा उपयोग जरूर किया है, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं साथ में कि आज के जमाने में भी कई बार इनकंसिस्टेंट रेन की वजह से एग्रीकल्चर हमारा जो है वो सफर करता है। ओके, तो कंट्रीब्यूशन में भी प्लस माइनस होता रहता है। कई बार बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो भी नुकसान होता है। लाइक वी आर मोर प्रिपेयर्ड फॉर द लेस रेन, यू नो। हमारे सिस्टम में हमने ऐसा कई बार देखा है पास्ट में कि काफी एरियाज ऐसे हैं जहां पे ड्रॉट या फेमाइन की सिचुएशन आ जाती है। इसलिए द गवर्नमेंट एंड द पीपल आर मोर प्रोन टू बी प्रिपेयर्ड फॉर सच काइंड ऑफ सिचुएशन। लेकिन जब उससे उल्टा होता है, जब जरूरत से ज्यादा बारिश हो जाती है, तो उसके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं कभी, और उसका कोई रास्ता भी नहीं होता है। जैसे कि अभी जो फिलहाल मानसून सीजन चल रहा है, तो आपको शायद पता ही होगा अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो, या टीवी न्यूज चैनल देखते होंगे, तो काफी एरिया में बहुत बारिश हुई है, तो वहां पे एग्रीकल्चर फेल हो गया। अब जब कम बारिश होती है तो उसमें हम टेक्नोलॉजी काम पे लगा के ज्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बारिश हो जाए तो उसका कोई रास्ता नहीं होता है। सो दैट सॉर्ट ऑफ इरेगुलरिटी ऑफ रेन has resulted into irregularity of contribution of agriculture also in Indian economy। ऐसा कोई जो आंकड़े यहाँ पे लिखे गए हैं वो कोई कंसिस्टेंट नहीं है कि हर साल हर बार ऐसा ही होता है, इतना ही परसेंटेज होता है, ऐसा नहीं है। ओके, इट गिव्स अस द एवरेज इंप्रेशन ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, अदरवाइज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है।
food scarcity is necessary, food security is necessary for any country today. If the demand for the food grains is increasing and if the food grains have to be imported, then the political independence of the country may be at risk. ये जो मैंने आपको आगे बताया वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि अगर कोई देश अपने फूड की डिमांड भी पूरी नहीं कर सकता है तो इसका मतलब ये है कि उसका पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस जो है वो भी खतरे में है, क्योंकि बहुत बेसिक लेवल पे वो दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। इंडिया में ऐसा नहीं हो रहा है, अच्छी बात है। ओके, और इसीलिए एग्रीकल्चर को सक्सेसफुली चलाना पड़ता है और उसको आगे बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग भी करना पड़ता है। गवर्नमेंट को भी एक स्पेसिफिक अमाउंट का बजट उसके लिए एलोकेट करना पड़ता है। हर इन एवरी फाइनेंशियल ईयर द गवर्नमेंट हैज टू एलोकेट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ बजट, ओके, फ्रॉम देयर फंड्स। We have become self-reliant in the field of grain production due to Green Revolution. Green Revolution की वजह से ही हम self-reliant हो पाएंगे food grains के मामले में। Along with increasing the farm production, there is an increasing population of our country also. Farm production का increase हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन साथ में हमारा population भी बढ़ता ही जा रहा है। आपको पता ही है, हमारा population का गिनती हमने करना शुरू किया था 1951 से। तो in 1951, next page now, page number 88, India's population was 36 crore 10 lakhs. हमारी जो जनसंख्या थी 1951, यानी कि आज से 70 years पहले वो 36 करोड़ थी, आज नियरली 136 करोड़ हो गए हैं। तो बहुत भारी इसको हम कह सकते हैं कि इंक्रीज हुआ है इंडिया का पॉपुलेशन। ओके, टुडे विच इज मोर देन 125 करोड़, यहाँ पे टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा है, बट ऑब्वियसली पुरानी कंटेंट है, इसलिए पॉपुलेशन तो हर दिन हर मिनट एक्चुअली बढ़ता रहता है इंडिया का। ओके, आप लोगों को पता ही है। तो 125 करोड़ जब ये लिखा गया था ये आर्टिकल, तब की जनसंख्या अप्रोक्सीमेटली है, और अभी की अप्रोक्सीमेटली मैं आपको ये कह सकता हूं कि एनीवेयर बिटवीन 130 to 140 करोड़, इतनी तो डेफिनेटली है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। दिस हैज इंक्रीज द डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स, तो इस तरह से ऑब्वियसली फूड ग्रेन की डिमांड बढ़ती जा रही है। हाउएवर देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन, हाँ प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, वो बात भी तय है। ओके, और लास्ट के 5 years की यहाँ पे बात की गई है, यानी कि जब ये आर्टिकल लिखा गया था उसके पहले 5 सालों में उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा शायद कि फूड ग्रेन्स जो है उसका प्रोडक्शन भी बढ़ा है। इन 1950-51 इंडिया हैड प्रोड्यूस्ड 51 करोड़ टन्स ऑफ फूड ग्रेन्स। 70 years पहले 51 करोड़ टन फूड ग्रेन्स उत्पादित किया गया था, which is increased to the record level of 265.04 crore tons in 2013-2014। ये लेटेस्ट हमें यहां तक पता है, ठीक है, कि 2013-14 तक, तो ऑब्वियसली ये उसी वक्त लिखा गया होगा, उस बात को तो आज 7 साल हो गए, तो तब वो प्रोडक्शन 265 करोड़ टन तक पहुंच गया था। हमें टेक्स्ट बुक को फॉलो करना है, इसलिए अगर इससे रिलेटेड कोई जानकारी आपको लिखनी पड़े आंसर में तो आपको यही लिखना है, ठीक है। With the food grains which we have today, the minimum requirement of country can be fulfilled. हाँ, मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारी जरूर पूरी हो सकती है, एक अच्छी बात है पॉजिटिव सेंस में देखा जाए तो। ओके, इट इज नेसेसरी टू मेंटेन द बफर स्टॉक एंड टू इंक्रीज इट। बफर स्टॉक को मेंटेन करना और उसको इंक्रीज करते रहना वो जरूरी है गवर्नमेंट के एक्चुअली लिए, उनके लिए जरूरी है, क्योंकि जनसंख्या तो बढ़ती ही जा रही है, और बढ़ती हुई जनसंख्या में साथ में ये भी हो रहा है कि गरीब लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, तो उनकी भी डिमांड पूरी करनी पड़ती है, इसलिए बफर स्टॉक में भी इंक्रीमेंट कंटिन्यूअस लेवल पे करना ही पड़ता है। ऐसा कभी होता नहीं है इंडिया जैसे देश में कि बफर स्टॉक को अब हम घटा देंगे तो चलेगा। Unfortunately, that cannot happen because there are so many poor people living in India. Okay, it is necessary to maintain the buffer stock. By the buffer stock of the grains, the scarcity of the grains can be prevented during droughts or in the case of inadequate production of food grains.
ठीक है, हालात किस तरह से चेंज होते रहे हम कुछ कह नहीं सकते हैं। समय जो है आने वाला कल कैसा होगा, वी कैन नेवर बी श्योर अबाउट इट। तो बिगड़ते हुए हालात में खास करके ऐसा जैसे आप देख सकते हो पैंडेमिक का सिचुएशन अभी फिलहाल चल रहा है, फिर ऐसा ड्रॉट हो गया, बारिश नहीं हो रही है, एग्रीकल्चर को बहुत नुकसान हुआ है। इसी कंडीशन में बफर स्टॉक के जरिए ही सारी पॉपुलेशन को जो अनाज है, जो फूड ग्रेन्स है, वो गवर्नमेंट सक्सेसफुली प्रोवाइड कर सकती है। The wastage of food grains can be prevented by implementing the techniques to preserve the grains in warehouses. Food grains को wastage होने से बचाना वो भी बहुत जरूरी है। ठीक है, वो बिगड़ ना जाए। ठीक है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए उनके उसको स्टोर करने के बड़े बड़े वेयर हाउसेस बनाए गए हैं, जो कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी के साथ होते हैं। एटलीस्ट वो सड़ ना जाए, बिगड़ ना जाए, वो चीजों का ध्यान उसमें रखा जाए। So that level of carefulness is seen. The hunger of thousands of families can be satisfied in this buffer stock. Is distributed among them free of charge. Okay, ये चीज भी मैं आपको आगे बता चुका हूँ कि ऑलमोस्ट फ्री में 1 रुपया 2 रुपए 5 रुपए पर केजी इतना बहुत नॉमिनल चार्ज लेके, और इवन इसके बाद भी अगर जरूरत पड़े तो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में भी ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में गवर्नमेंट लोगों को फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करती है। इट इज अ स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी ऑफ द टाइम टू स्टॉप द वेस्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स का कभी वेस्टेज नहीं करना चाहिए, ये एक्चुअली पब्लिक जनरल अवेयरनेस की बात है। इट इज नेसेसरी टू स्ट्रेंथन फूड स्टॉकिंग इन द अरेंजमेंट टू कंजर्व इट। ओके, and it is a good beginning that the government has made provision to supply the food grains up to the poor people through the Food Security Act. ये फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया गया था, इसके बारे में आगे डिटेल में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे बाद में। लेकिन कुछ सालों पहले फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया गया था, जिसकी वजह से एक ऐसा प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि गरीब से गरीब इंसान अगर कोई है जिसके पास कुछ नहीं है, उसको भी एटलीस्ट खाना मिलना चाहिए। ऐसी व्यवस्था को इसके बारे में जो एक्ट लाया गया था, दैट वाज नोन एज फूड सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, अब इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। उसका थोड़ा सा डिस्कशन हम करते हैं। ग्लोबलाइजेशन जैसा कि आप लोग जानते हो 1991 से एक्टिव है इंडिया की इकोनॉमी में। ठीक है, तो उसका असर एग्रीकल्चर पे क्या है वो हम पढ़ लेते हैं। एक आखिरी पॉइंट है इस चैप्टर का। The policy of globalization has been implemented with the purpose that the Indian farmer can sell his farm production in world markets and earn profit. इस ग्लोबलाइजेशन का प्रावधान ये है कि भारत का जो फार्मर है वो वर्ल्ड के मार्केट में या तो एटलीस्ट इंडियन मार्केट में अपनी प्रोडक्ट्स को बेच के प्रॉफिट कमा सकता है। ऐसा एक प्रोविजन ग्लोबलाइजेशन की वजह से बना है। Many changes took place in the agricultural field due to globalization. ग्लोबलाइजेशन से काफी बदलाव आए हैं, एग्रीकल्चर में काफी बदलाव आए हैं। The process to export or import crop production is made very simple. क्रॉप प्रोडक्शन का एक्सपोर्ट करना, खास करके एक्सपोर्ट करना और जरूरत पड़े तो इंपोर्ट करना, उसमें उसकी जो कोई भी प्रोसीजर है वो गवर्नमेंट के द्वारा पहले के मुकाबले इजी बना दी गई है। ठीक है, cotton, chilies and till are now available in Chinese markets and various fruits from world are now available in Indian market. कुछ स्पाइसेस है या तो कुछ कैश क्रॉप्स है वो हम फॉरेन में एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि चाइना का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। तो चाइना में हमारा कॉटन एक्सपोर्ट होता है। और जो फ्रूट्स की कमी है इंडिया में वो बाहर से आते हैं कुछ फ्रूट्स, तो वो भी इंडियन मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। ठीक है, द कॉस्टली जेनेटिकली मॉडिफाइड बीटी सीड्स सोल्ड बाय मल्टीनेशनल कंपनीज आर नाउ अवेलेबल इन इंडिया। पहले बीटी सीड्स जो है वो फॉरेन के सीड्स माने जाते थे, मल्टीनेशनल कंपनियां उसको सेल कर पाती थी, लेकिन वो फॉरेन से मंगवाने पड़ते थे। अब वो इजीली अवेलेबल होते हैं, अभी भी फॉरेन से ही आते हैं ये बीटी सीड्स, लेकिन दे आर मेड इजीली अवेलेबल बाय द गवर्नमेंट। ओके, और क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनियां ऑलरेडी इंडिया में अपने ब्रांचेस एस्टैब्लिश किए हुए हैं, ड्यू टू दिस फार्मिंग हैज बिकम कॉस्टली। इससे ये हुआ है कि फार्मिंग थोड़ा सा कॉस्टली जरूर हुआ है,
लेकिन फाइनल प्रोडक्शन जो है वो अच्छा रहता है, इसलिए वो कॉस्ट भी कवर हो सकती है। द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन एंड मेज हैज इंक्रीज्ड। मेज और कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ा है, जो कि दोनों कैश क्रॉप है, उसको बेच के अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं फार्मर्स। With the import becoming smoother, the domestic farm products have to face tough competition. Okay, import easy हो गया है, इसलिए डोमेस्टिक फार्मर्स को थोड़ा सा तकलीफ पड़ती है, क्योंकि कुछ हाई क्वालिटी वाली प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बाहर से मंगवाई जाती है, इसलिए कहीं ना कहीं डोमेस्टिक फार्मर्स को उसका थोड़ा सा नुकसान है। लेकिन अगर वो भी अपनी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपनी फार्म प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करें, ठीक है, तो उनकी प्रोडक्ट्स भी बहुत आसानी से अच्छे दामों में बेची जा सकती है। Some products have gained global markets, hence the necessity of registration of their patents. कुछ प्रोडक्ट ग्लोबल मार्केट में बिकती है, इसलिए उसका पेटेंट लेना, पेटेंट यानी कि कॉपीराइट, कॉपीराइट का क्लेम लेना वो अब जरूरी हो गया है, ठीक है, ताकि प्रोटेक्शन मिल सके और जिस फार्मर ने उसको प्रोड्यूस किया है उसको ही सारा मुनाफा मिल पाए। It is necessary to register qualitative farm productions in national patent in the world market. Okay, नेशनल पेटेंट करवाना अब कुछ प्रोडक्ट्स के लिए जरूरी पड़ गया है, पहले एक्चुअली ऐसा रूल नहीं था, बट ऐसी कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है, तो उसका नेशनल पेटेंट के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाना गवर्नमेंट के गैजेट में वो अब एक जरूरी बन गया है। To face the competition in agricultural products in global market, India will have to adopt a new technology and concentrate on quality. अभी भी क्वालिटी को थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत तो है ही। अगर वर्ल्ड मार्केट में हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाना है, तो क्वालिटी को ज्यादा इंप्रूव करना अभी भी है, यानी कि लाइक इट्स अ लॉन्ग वे टू गो फॉर अस इन केस if we want to sell our farm products at a very competitive prices in the global market. But we are on to it, we are on the line of it, okay, हम उसकी लाइन पे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और होपफुली बहुत ही नियर फ्यूचर में ग्लोबल मार्केट में हाईएस्ट लेवल का कॉम्पिटिटिवनेस हमारी प्रोडक्ट्स को मिल पाएगा। A series of planned steps will have to be taken to increase the economic prosperity and solidarity of people. इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी को अगर बढ़ाना है तो अभी भी काफी सारे स्टेप्स लेने बाकी हैं, लेकिन ऐसा इजी काम नहीं है कि बहुत इमीडिएटली ये हो सकता है। इट्स नॉट इजी। हमारा देश बहुत बड़ा है, ज्यादा पॉपुलेशन है, बहुत ज्यादा है पॉपुलेशन, इसलिए ओके। With increasing population, the probable future increase in the demand for agricultural production and maintain the march to economic progress, it is necessary to arrange the strategy for second green revolution. तो पहले इसके बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है, सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन, उसको इंश्योर करना है तो लोगों का एजुकेशन बढ़ना जरूरी है, पॉपुलेशन पे थोड़ा सा कंट्रोल लाना वो भी जरूरी है, एंड पब्लिक अवेयरनेस, एंड देन सम planned strategic steps from the government are also required to ensure the second stage of green revolution. ठीक है, तो इसी के साथ अब ये चैप्टर नंबर 10 हमारा आखिरकार पूरा होता है। ओके, एक्सरसाइज आपको अपनी रेफरेंस बुक कैंप पब्लिकेशन या तो ओशन पब्लिकेशन में से करना है, या तो जो कोई भी रेफरेंस बुक आपके पास है उसमें से। उसके बाद भी अगर आपको डाउट रह जाता है तो मुझे पूछना है। यू कैन पर्सनली विजिट मी इन द स्कूल और कन्वे योर डाउट्स थ्रू द मैसेजेस। और ऑब्वियसली डाउट आपको तभी पता चलेंगे अगर आप ये लेसन को एक दो बार पढ़ोगे। सो प्लीज रीड दिस चैप्टर फॉर ट्वाइस एट लीस्ट सो दैट यू कम टू नो अबाउट योर डाउट्स। ओके, सो दैट्स इट फॉर नाउ। बाय।